तो हेलो फार्मा फैमिली, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बाकी सभी टॉपिक डिस्कस करने के बाद आज हम बात करेंगे अपने न्यू टॉपिक कैल्सिफिकेशन के बारे में। तो आपने अगर हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे तो हमारी पैथोफिजियोलॉजी की प्ले लिस्ट में पिछले लेक्चर अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो बात करते हैं हम अपने कैल्सिफिकेशन के बारे में कि हमारा कैल्सिफिकेशन होता क्या है। तो कैल्सिफिकेशन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड अदर मिनरल सॉल्ट। तो देखो जनरली हमारा कैल्सिफिकेशन होता क्या है, तो कि कहीं पर हमारा कैल्शियम सॉल्ट जो है ना बहुत अधिक मात्रा में जाके जमा हो जाता है और उसके साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है और अदर मिनरल्स आ जाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं कि कैसे क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा कैल्सिफिकेशन होता क्या है। तो देखो मान लीजिए कोई हमारी इंजर्ड सेल है और हमारे इस इंजर्ड सेल के अंदर के हमारा कैल्शियम आकर के जमा हो जाता है, और ये इंजर्ड सेल के अंदर जब कैल्शियम आकर जमा हो जाता है तो हमारा कैल्शियम हो सकता है किसी स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन के साथ, ठीक है, मैग्नीशियम के साथ, या फिर कोई अदर सॉल्ट जैसे कि सोडियम के साथ या फिर पोटेशियम के साथ। तो ये हमारा जो इंजर्ड सेल के अंदर हमारा कैल्शियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में आकर जमा हो जाता है, उसी को हम कहते हैं कैल्सिफिकेशन। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं अपने सिम्टम्स ऑफ कैल्सिफिकेशन के। तो हमारे कैल्सिफिकेशन से बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, तो हम इसके कुछ मेनली सिम्टम्स डिस्कस करेंगे। तो देखो यार, हमारा ये टॉपिक कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो इसका फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसका सिम्टम्स है किडनी स्टोन। तो आप सभी लोग जानते हैं कि किडनी स्टोन क्या होता है। तो दरअसल हमारे किडनी वगैरह में जो पथरी हो जाती है हम उसी को किडनी स्टोन बोलते हैं। नंबर 2 की बात करें तो मेमोरी लॉस। तो हमारी जब याददाश्त वगैरह किसी की चली जाती है तो उसको बोलते हैं मेमोरी लॉस। तो नंबर 3 की बात करें तो मूवमेंट डिसऑर्डर। तो हमारे मूवमेंट जो हमारी बोन्स वगैरह जो मूवमेंट करती है उनका डिसऑर्डर हो जाता है। और नंबर 4 हो जाता है हमारी पर्सनैलिटी चेंजेस। तो हमारे पर्सनैलिटी में चेंजेस आ जाते हैं कैल्सिफिकेशन की वजह से। तो ये थे हमारे कैल्सिफिकेशन के कुछ मेनली सिम्टम्स। तो चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें अपने टाइप्स ऑफ कैल्सिफिकेशन की, तो हमारे मेनली 2 टाइप के कैल्सिफिकेशन होता है। नंबर 1 डायस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन और नंबर 2 मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं कि अगर हम अपने कैल्सिफिकेशन के टाइप्स के नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पर आता है हमारा डायस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। तो देखो ये होता क्या है, विच रेफर टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम प्रीवियसली इंजर्ड टिश्यू। तो मतलब ये क्या होता है, देखो तो हमारा कोई मान लीजिए पहले से कोई इंजर्ड टिश्यू है, उसके अंदर कैल्शियम का जमा होना, तो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा डायस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। ठीक, तो देखो नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पे आता है हमारा मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। तो इसमें क्या होता है, विच रेफर टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन नॉर्मल टिश्यू। ठीक है, तो देखो मान लीजिए कोई हमारा नॉर्मल टिश्यू है और इसके अंदर आकर के कैल्शियम बहुत सारा जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। तब इसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है कैल्शियम, तो हम इसी को बोलते हैं हमारा मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। तो देखो जब हमारे इंजर्ड टिश्यू के अंदर कैल्शियम का एक्यूमुलेशन हो रहा था तो उसको बोल रहे थे हम डायस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन, और अगर हमारे नॉर्मल टिश्यू के अंदर कैल्शियम का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। हमारे कैल्सिफिकेशन में बस इतना ही पढ़ना है। चलिए आगे अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो अब कैल्सिफिकेशन के बाद अपने बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है। तो देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ए सब्सटेंस दैट ब्रेक्स और डिसएसोसिएट व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर और बॉडी फ्लूइड। तो इनके कहने का मतलब यह है कि वह सब्सटेंस जो जल में या बॉडी फ्लूइड में डिसॉल्व होने के बाद डिसएसोसिएट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, तो जब बात करें हम अपने एग्जाम्पल के तौर पर NaCl की, अगर हम NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये टूट जाता है सोडियम में और क्लोराइड में। ठीक है, तो सोडियम में और क्लोराइड में। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है जो जल में डिसॉल्व होने के बाद या बॉडी फ्लूइड में डिसॉल्व होने के बाद डिसएसोसिएट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता क्या है। तो देखो एन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अकर व्हेन यू हैव टू मच और नॉट इनफ ऑफ सर्टेन मिनरल्स इन बॉडी। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जब होता है जब हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं या फिर हमारी बॉडी में भरपूर मात्रा में के मिनरल्स नहीं रह पाते, तो तब हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेन होम्योस्टेसिस विद इन द बॉडी एंड रेगुलेट नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, एसिड बेस एक्सेट्रा। देखो हमारे इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटेन होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने में विद इन द बॉडी के अंदर, एंड रेगुलेट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ हार्ट एंड एसिड बेस। तो देखो ये हमारे नॉर्मल फंक्शन ऑफ हार्ट के नॉर्मल फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करता है और साथ ही एसिड बेस बैलेंस रखने का काम करता है।
अपने नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस कॉज्ड बाय ए डिफिशियंसी और एक्सेस ऑफ मिनरल्स इन द बॉडी। तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस जो होता है वो कॉज होता है डेफिशिएंसी मतलब कमी से, या फिर एक्सेस मतलब ज्यादा मिनरल्स। तो देखो हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस कब कॉज होता है, या तो हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है या फिर उसकी मात्रा कुछ ज्यादा ही अधिक हो जाती है, तो हमारा कॉज हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हाइपर कैल्शियम है, तो यह एक बीमारी है और ये बीमारी कब होती है, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर अगर नंबर 2 की बात करें तो हाइपर नेट्रेमिया, और ये बीमारी कब होती है, ये बीमारी होती है जब हमारी बॉडी के अंदर सोडियम का अमाउंट बहुत ज्यादा के बढ़ जाता है। अब बात करते हैं अपने सिम्टम्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1 की बात करें तो वीकनेस। तो अगर हमारे अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाते हैं तो हमारे अंदर क्या हो जाती है, वीकनेस। नंबर 2 की बात करें तो इरेगुलर हार्ट बीट, तो हमारे इरेगुलर हार्ट बीट कॉज हो जाती है। नंबर 3 की बात करें तो ब्लड प्रेशर चेंज, तो हमारे ब्लड प्रेशर बार बार चेंज होता रहता है। और नंबर 4 की बात करें तो नर्वस सिस्टम, तो यहाँ पर ये हमारा सिस्टम है नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, ठीक है। तो हमारे नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर आ जाता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस की वजह से। और नंबर नेक्स्ट की बात करें तो पर्सनैलिटी चेंज, तो हमारी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ जाते हैं। हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो नंबर 1 की बात करें तो वीकनेस, तो अगर हमारे अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाते हैं तो हमारे अंदर क्या हो जाती है, वीकनेस। नंबर 2 की बात करें तो इरेगुलर हार्ट बीट, तो हमारे इरेगुलर हार्ट बीट कॉज हो जाती है। नंबर 3 की बात करें तो ब्लड प्रेशर चेंज, तो हमारे ब्लड प्रेशर बार बार चेंज होता रहता है। और नंबर 4 की बात करें तो नर्वस सिस्टम, तो यहाँ पर ये हमारा सिस्टम है नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, ठीक है। तो हमारे नर्वस सिस्टम में डिसऑर्डर आ जाता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस की वजह से। और नंबर नेक्स्ट की बात करें तो पर्सनैलिटी चेंज, तो हमारी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कॉजेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस की। तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस कब कब कॉज हो सकता है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 बात करते हैं वॉमिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड, अगर हमें लंबे समय तक उल्टी होती है तो हमारा कॉज हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। नंबर 2 की बात करें तो प्रोलॉन्ग्ड फीवर, अगर हमारे शरीर में लंबे समय से बुखार हो सकता है तो उसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस कॉज हो सकता है। नंबर 3 की बात करें तो एसिड बेस इम्बेलेंस, अगर हमारी बॉडी के अंदर एसिड बेस इम्बेलेंस हो जाता है तो हमारा कॉज हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। नंबर 4 की बात करें तो कैंसर ट्रीटमेंट, जब हमारी बॉडी का कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा हो तब भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाते हैं। नंबर 4 की बात करें तो डायरिया, जब हमें डायरिया हो जाता है तो डायरिया से हमारे अंदर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है और कॉज हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। नेक्स्ट की बात करते हैं हार्मोन्स डिसऑर्डर, हमारी बॉडी के अंदर का हार्मोन्स जो डिसऑर्डर हो जाता है उनका। तो अब बात कर लेते हैं हम ट्रीटमेंट की। अगर हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाते हैं तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन नॉर्मली इंक्लूड आइदर एन इंक्रीज और डिक्रीज फ्लूइड, तो हमारे ट्रीटमेंट के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज हो जाते हैं या फिर डिक्रीज हो जाते हैं। थ्रू द मिनरल सप्लीमेंट लाइक, तो हमारी मार्केट के अंदर बहुत सारे सप्लीमेंट अवेलेबल होता है, जैसे हम बात करें तो ORS ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, तो इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखना। नंबर नेक्स्ट की बात करें तो इंट्रावीनस, हमारे तो इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखना। नंबर नेक्स्ट की बात करें तो इंट्रावीनस फ्लूइड, तो इंट्रावीनस फ्लूइड क्या होता है, इंट्रावीनस फ्लूइड वो होता है जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंचाए जाते हैं। और ये किसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं, किसी सिरिंज के द्वारा। जैसे कि आप कभी डॉक्टर के यहाँ आप गए होंगे बुखार में और आपको कोई इंजेक्शन डॉक्टर दे देता है, तो ऐसे ही हमारे के इंट्रावीनस, उसे भी हम इंट्रावीनस ही बोलते हैं, जो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्टली पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट बात करें डाइटरी मैनेजमेंट, ठीक है। तो देखो हम डाइट में मैनेजमेंट करके अपना इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा कर सकते हैं। और नंबर बात करें नेक्स्ट की तो एंटीबायोटिक्स, तो हम कुछ एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से भी अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस का। तो आशा करता हूँ आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अपनी सेल इंजरी और एडेप्टेशन के नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है एंजाइम लीकेज, सेल डेथ, एसिडोसिस और एल्कलोसिस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एंजाइम लीकेज होता क्या है, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। अब हम बात कर लेते हैं अपने एंजाइम लीकेज के बारे में। तो चलिए देखते हैं, इफ डैमेज और इंजरी अकर टू द हार्ट मसल दिस एंजाइम आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम इन ग्रेटर क्वांटिटी, दिस इज नोन एज एंजाइम लीकेज। तो देखो कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे हार्ट के अंदर या फिर हमारे मसल के अंदर कोई इंजरी हो जाती है या फिर डैमेज हो जाती है तो वहां से एक एंजाइम रिलीज हो जाता है। और वो एंजाइम कहाँ रिलीज होता है, वो होता है हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर। और वो कैसे रिलीज होता है, वो रिलीज होता है ग्रेटर क्वांटिटी में। तो इनके कहने का मतलब ये है कि हमारे हार्ट के अंदर या फिर हमारे मसल्स के अंदर जब इंजरी हो जाती है या वो डैमेज हो जाता है
तब हमारा एक एंजाइम जो है वो रिलीज होता है। रिलीज का होता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और कैसे रिलीज होता है, ग्रेटर क्वांटिटी, यानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वो रिलीज होता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंजाइम लीकेज। आशा करता हूँ कि आप एंजाइम लीकेज के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेल डेथ एसिडोसिस के बारे में। तो देखो ये होता क्या है, द एवरेज पीएच ऑफ ब्लड आर अबाउट 7.34। तो देखो हमारे ब्लड का जो एवरेज पीएच होता है वो कितना होता है, वो होता है 7.35, जिसे हम 7.4 भी बोलते हैं। व्हेन द पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड रिड्यूस, जब हमारे बॉडी फ्लूइड का पीएच जो कम हो जाता है, और किससे कम हो जाता है, 7.34 से, हमारे ब्लड के पीएच से। तो तब हमारे क्या होता है, एसिडिक कंपोनेंट इंक्रीज हो जाता है ब्लड के अंदर। जब हमारे ब्लड के अंदर एसिडिक कंपोनेंट इंक्रीज हो जाते हैं तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है एसिडोसिस। ठीक है, तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। द एसिडोसिस डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। तो हमारा जो एसिडोसिस को डिवाइड किया गया है वो मेनली टू पार्ट में किया गया है। नंबर 1 मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और नंबर 2 रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो देखो हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता क्या है, व्हेन सम मेटाबॉलिक एसिड लाइक लैक्टिक एसिड आर इंक्रीज इन ब्लड देन कॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो देखो इनके कहने का मतलब यह है कि जब हमारे ब्लड के अंदर कुछ मेटाबॉलिक एसिड जैसे कि लैक्टिक एसिड, उनकी संख्या ज्यादा बढ़ जाती है, वो इंक्रीज हो जाता है, तो तब क्या हमारा क्या कोज होता है, तब कोज होता है हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपना रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बारे में। तो देखो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता क्या है, व्हेन लेवल ऑफ CO2 इंक्रीज इन लंग्स, जब हमारे लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, देन इट इज कॉज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो तब ये क्या कॉज करती है, ये कॉज करती है हमारी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो आशा करता हूँ आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बता दें, हम आपको थोड़ा पर्सनली समझा देंगे। अब हम बात कर लेते हैं अपने सिम्टम्स ऑफ एसिडोसिस के बारे में, कि हमारे एसिडोसिस के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। जब हमारे अंदर एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1 हेड अच्छे, इसका मतलब होता है सिर दर्द। नंबर 2 स्लीपनेस, स्लीपनेस मतलब जब आपकी नींद गायब हो जाती है, आपको नींद नहीं आती है, उसी को बोलता है स्लीपनेस। नंबर 3 कंफ्यूजन, आपको कंफ्यूजन रहने लगता है हर चीज में। नंबर 4 वीकनेस, वीकनेस आपको कमजोरी आ जाती है। नंबर 5 कफिंग, कफिंग में आपको खांसी होने लगती है। और इंक्रीज हार्ट रेट, तो आपके जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो हमने एसिडोसिस के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम बात करते हैं एल्कोलिसिस। अब एल्कोलिसिस क्या होता है, व्हेन पीएच ऑफ ब्लड इंक्रीज मोर देन 7.35 देन इट इज कॉल्ड एल्कोलिसिस। तो देखो क्या होता है, जब हमारे ब्लड का पीएच 7.35 से बढ़ जाता है तो इसे बोलते हैं हम एल्कोलिसिस। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई परेशानी है, आप अबाउट में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।